जैसे मेरा जो वो कैरेक्टर आपने 9 हेड का बोला है, हम्म। तो मैं सोच रहा था उसको 8.5 हेड करता हूँ, क्योंकि उसके जो बाल हैं फिर वो लंबे हो जाएंगे, तो वो मतलब एलियन के बराबर ही लगेगा एक टाइप से ना। अच्छा, बाल ऊपर जाने की वजह से। हाँ जी। तो 8.5 हेड रख लेते हैं और हाफ हेड के हेयर्स हो जाएंगे। हाफ बस। हाफ हेड ठीक है, मतलब ठीक है। अराउंड। यस सर। हम्म, वो चीज कोई नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब कोई किसी की हाइट देख भी रहा होता है ना, तो वो 4 हेड ही देख रहा होता है। तो अगर 9 भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ हो जाएगा। चलो मैं एक बार देख लूंगा, चेक कर लूंगा सर। क्योंकि आप देखोगे नॉर्मली जब हम मतलब एनीमे के उसमें जब आप हाइट देख रहे होते हो, तो आप 4 हेड ही देख रहे होते हो, आप कभी भी उनके बाल नहीं देख रहे होते। यस सर। क्योंकि बालों के हिसाब से तो फिर वेजिटा बहुत लंबा हो जाएगा। सर वो तो बाल ही अलग होते हैं उनके। हाँ, तो वहां पे वो हेड काउंट कर रहे होते हैं खाली। ओके सर। ओके। ठीक है, आज से शुरुआत करते हैं यूआई की। जो यूआई होता है हमारा, उसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो यूजर इंटरफेस होता है। कोई बता सकता है यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? हाँ सर। हम्म। सर यूजर इंटरफेस जो जैसे कि एक वेबसाइट होता है, जो यूजर जो है वेबसाइट का, जो यूजर जो यूज कर रहा है, जो वेब हम्म। पेज से वो इंटरेक्ट करता है, वो उसका यूआई होता है बेसिकली। जैसे कि ओके। एक प्लेयर प्लेयर जब गेम खोलता है, तो गेम का जो इंटरफेस उसके लिए ओपन होता है, जिसपे कि मेन्यू और सारे ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली वही हम्म। यूआई होता है जिसके थ्रू की प्लेयर गेम के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। ये तो आपने एक नॉर्मल, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन को उसमें चले गए। हाँ अम, अगर हमें एकदम जनरल टर्म में करना हो, उस सेंस में बताओ क्या होगा इसका मतलब। तो बेसिकली यही होता है यूजर, मतलब जो यूजर है वो वेब पेज हो, वेबसाइट हो, कुछ भी हो, जिस पेज हम्म। के साथ जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, जिसको देख रहा है या उसके थ्रू कुछ कर रहा है, वही उसका अगर बेसिकली डिजिटल की यूआई बात ही नहीं होता कर रहे, डिजिटल की बात ही नहीं कर रहे। अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ थिंग, प्रेजेंटिंग अ थिंग, कि मतलब वो इजी भी रहे, समझ भी आए, जो पर्सन है अगर जो देख रहा है उसका इंटरेस्ट भी रहे उसको देखने में, और इजी भी लगे उसको देखने में। अम, नहीं, ये भी नहीं। यूजर इंटरफेस, ठीक है। अगर इसको नॉर्मल इंग्लिश में ही हमें सिर्फ इसका मीनिंग जानना हो, सिर्फ इंग्लिश में, अभी भूल जाओ टेक्निकल लैंग्वेज में और उन सब में, सिर्फ इंग्लिश के अकॉर्डिंग सोचो, क्या मतलब होगा इसका? So user interface is defined as the first thing that user experience when it reaches any site, app, or etc. प्रिंस भाई पानी का नल बंद। एकदम डेफिनेशन ऐसे भी मत बोलो, अपने से सोच के बोलो, क्योंकि अब वो तो फिर डेफिनेशन एकदम आपने कहीं से देखी और बोल दी वाला सीन हो जाएगा। नहीं सर, ये मैंने खुद से ही बोला। ओके, पर बड़ा पढ़ा हुआ लग रहा है मुझे। नहीं चलो, और कुछ? अगर हम नॉर्मली यूजर इंटरफेस की बात करें, शायद प्रिंस कुछ बोल रहा था, प्रिंस कुछ बोल रहे थे, क्या कुछ बोल रहे थे? ये सब बोलना चाहता था। हाँ, बोलो। सर यूजर इंटरफेस मतलब जो हम मतलब गेम और माउस मतलब अच्छे से चला सके, या फिर मैप जहाँ पे दिखता है वो हम आसानी ओके। से वहाँ पे पहुँच सके, हमें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, हाँ, ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। सबसे पहले एकदम जनरल टर्म में देखते हैं, अभी मतलब भूल जाओ कि हम किसी सॉफ्टवेयर में, किसी वेबसाइट में या किसी गेम में बात कर रहे हैं। एकदम अगर एक नॉर्मल जनरल इंग्लिश में बात करें, तो यूजर इंटरफेस हो गया, आप किसी भी चीज से, कोई भी आपका टूल हो, जरूरी नहीं है कि वो
कोई डिजिटल प्रोडक्ट ही हो। वो कोई हार्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई टेंजिबल चीज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने अगर आपका लैपटॉप या पीसी ओपन है, तो उसका जो कीबोर्ड है, वो कीबोर्ड भी तो एक इंटरफेस ही है जिससे आप डील कर रहे हो। अब कीबोर्ड खुद में तो सॉफ्टवेयर नहीं है ना, आप उसके थ्रू जब डील करते हो तब आप अपना इनपुट आपके स्क्रीन पे, अपना इनपुट आप अपने प्रोसेसर को दे पाते हो कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इस तरीके से कोई भी ऐसी चीज आपका एक सिंपल सा अगर हम ले, आपका सिम इजेक्टर आपने देखा होगा, एक पिन होता है वो आपका फोन के साथ आता है, तो वो आपका सिम इजेक्टर भी एक यूआई है। तो कोई भी चीज, कोई भी टूल, कोई भी ऐसी चीज जो आपको किसी वर्क को या किसी टास्क को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प कर रही होती है, वो आपका यूजर इंटरफेस है। अगर एकदम जनरल टर्म में इंग्लिश में बात करें सिर्फ, ऑल्दो हम जब भी बात कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम बात करते हैं डिजिटल फॉर्म में कि डिजिटली वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मोस्टली हमारा जो कंसर्न होगा वो इसी से ही डील करेगा कि एक यूआई जो है वो डिजिटल फॉर्म में क्या काम करने वाला है। अब स्टार्टिंग के लिए आप में से कईयों ने जो डेफिनेशन बोली वो एक तरीके का मिक्सचर थी। मिक्सचर इस सेंस में कि आपने यूआई और यूएक्स दोनों मिक्स कर दिए। आप इसको इस तरीके से लेके चलो कि यूआई जो होता है, अब पहले यूएक्स भी बता दूं होता क्या है। यूएक्स होता है आपका यूजर एक्सपीरियंस। अब इन दोनों में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो सबसे पहली चीज, आप सपोज करो एक आइसक्रीम है, ठीक है, और उसको बहुत ज्यादा डेकोरेट करके आपके सामने रखा हुआ है, आपके प्लेट में रखा हुआ है। अब वो जो उसका डेकोरेशन है ना, वो उसका यूआई है। जब आप उस आइसक्रीम को टेस्ट करोगे और वो जो आपको फीलिंग आएगी, वो आपका यूजर एक्सपीरियंस है। और ये दोनों चीजें अलग हो सकती हैं। आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा, कई चीजें आपको देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट जब आप उसे यूज करते हो या आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हो तब आपको उतना अच्छा फील नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा आजकल एक बीच में मतलब एक ट्रेंड चला था, टेबल्स जो होते हैं ना, टेबल्स में जो ड्रॉर होते हैं, ड्रॉर में हैंडल नहीं होता, ड्रॉर के नीचे एक गैप होता है, वहां पे आपको अपना अपना जो आपका हाथ होता है आपको वहां स्टिक करना होता है और ड्रॉर बाहर निकालना होता है। अब होने को ये जो डिजाइन होता है देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट आप जब नॉर्मल अपनी लाइफ में होते हो तो आपने जो हमारा हैंडल वाला ड्रॉर होता है इतना ज्यादा यूज किया होता है कि अगर आप अपने काम में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो रखे हो और एकदम से आप ड्रॉर में हाथ डालते हो तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो, आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाता है क्योंकि आपको हैंडल नहीं मिलता। एंड ऑफ कोर्स जब तक आपको रियलाइज होगा कि ड्रॉर में हैंडल नहीं, आपको उसको नीचे से ओपन करना है, तब तक आपका काफी टाइम वेस्ट हो चुका होता है। एक तरीके से आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो खराब हो चुका है। यस तो सर। इसलिए चीज हो सकता है कि बहुत अच्छी हो, उसका यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा कमाल का हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन उसका यूजर एक्सपीरियंस उतना ही बेकार हो, ये हो सकता है। But sir, experience can be evolved. एक्सपीरियंस इवॉल्व हो सकता है, लेकिन आपका जो एक पूरा मतलब प्रोसीजर चल रहा है, वही बात हो जाती है ना कि आप एक पूरा मतलब जनरेशन की चीज हो जाती है। जैसे इसी केस में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, शायद ये चीज पहले भी हमने बात करी है, तो सर या बिल्कुल ही अलग चीज हो जाती है। यूआई मतलब यूआई एक अलग चीज है, यूएक्स तो वो बिल्कुल अलग ही चीज है इससे। मतलब जिस हाँ जब इन पे काम भी होता है इनके लिए अलग अलग मतलब जो करते हैं, यूआई वाला एक अलग होता है, यूएक्स वाला और एक अलग होता है। क्योंकि यूएक्स वाला होता है जो पर्टिकुलरली टेस्टिंग ऑब्वियसली। पर्पस के लिए होता है। जो जितना बताया, जब यूआई बन जाता है, जब एप्लीकेशन वगैरह, जब बड़े बड़े एप्लीकेशन बिल्ड होता है, तो वहाँ पर्टिकुलरली यूएक्स एक्सपर्ट बैठे होते हैं और वो दूसरों के रिव्यूज लेते हैं। जैसे कि उनके ऑफिस स्टाफ हो गए, बाकी कुछ लोग हो गए, जिनसे कि वो रिव्यूज लेते हैं ताकि उनको पता चल सके वो ये फिर जो एक डिजाइन एंटायरली बनाया है डिफरेंट चीज हो वो जाएगी। हाँ, बेसिक। वैसा ही हाँ। कुछ है, ठीक हाँ, है। तो बेसिकली जब यूजर बाहर का कोई यूजर इंटरेक्ट करता है तो उसे वो कैसा एक्सपीरियंस करवाता है,
तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर से यूआई अब में एक बात चेंज देखते हैं कराते हैं लास्ट में। अब अगर उसी एक्सपीरियंस वाली ही हम बात करें तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसका। इस टाइप के आपने काफी सारे शुगर के देखे हुए होंगे जो आपको नॉर्मली आपके कॉफी या उनके साथ आपको मिलते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जो आपने बोला अभी कि एक्सपीरियंस इवॉल्व हो सकता है। इस केस में ये एक फेल्ड एग्जांपल है एक तरीके से आपके एक्सपीरियंस एवोल्यूशन का, क्योंकि अगर आप ये कोई भी शुगर स्टिक देखते हो तो जो शुगर स्टिक्स होती हैं इसका जो डिजाइन होता है ये बना होता है बीच में से ब्रेक करने के लिए। लेकिन आपने अपनी लाइफ टाइम में जितनी बार भी आपने कैंडीज खाई होती है, क्योंकि ज्यादातर जब हम बच्चे होते हैं तो कैंडीज बहुत पसंद करते हैं, चॉकलेट्स पसंद करते हैं, तो जितने भी हमने ऐसे पैकेजेस देखे होते हैं हम सबको कॉर्नर से टीयर ऑफ करने लग जाते हैं। तो ये जो डिजाइन था ये परफेक्ट था फॉर शुगर। ये इसलिए परफेक्ट था क्योंकि नॉर्मली जो आपके स्क्वायर पाउचेस आते हैं ना, आप देखोगे स्क्वायर पाउचेस आने बंद हो गए हैं क्योंकि स्क्वायर पाउचेस में वैक्यूम क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर ट्यूब स्ट्रक्चर होता है तो ट्यूब स्ट्रक्चर में वैक्यूम क्रिएट करना बहुत इजी रहता है। इसलिए आपकी शुगर स्टिक्स अब इस तरीके से आने लगी और इसको आप एक ज्यादा लंबे टाइम के लिए रख सकते हो। जो आपका स्क्वायर पाउच होता था वो कुछ टाइम के अंदर इससे काफी कम टाइम में खराब हो जाता था। उसमें जो शुगर होती थी ना तो एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाती थी। लेकिन अब जो शुगर स्टिक्स आने लग गई हैं, आपकी शुगर स्टिक्स सॉलिडिफाई नहीं होती हैं, ये एक लंबे टाइम तक पाउडर फॉर्म में रहती है। लेकिन इसको जिस डिजाइनर ने बनाया था उसके माइंड में था कि इसको बीच में से ब्रेक किया जाएगा और लोग इसको अब भी देखोगे तो कॉर्नर से ब्रेक करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब भी ये कॉर्नर से ब्रेक होगा तो थोड़ी सी शुगर हमेशा खराब हो जाएगी। और नॉर्मली जो इसका डिजाइन बनाया गया था वो बनाया गया था इसको बीच में से ब्रेक करो सीधा अपने कॉफी के कप के ऊपर, तो जितनी भी शुगर होगी वो सीधा आपके कॉफी के कप के अंदर जाएगी और जो रैपर होगा वो आपके हाथ में आ जाएगा, सिंपली। तो इवोल्यूशन, यस इवोल्यूशन हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सपीरियंस इवॉल्व करने में लगे हुए हो। अगर आप एक ऐसे एक्सपीरियंस को इवॉल्व कर रहे हो जो ओवर द जनरेशन सेम चलता आ रहा है तो वो बहुत हार्ड होने वाला है और हो सकता है कि लोग आपके डिजाइन को थोड़ा गलत तरीके से यूज करते हैं। ये बहुत पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमारा जो फोकस जाता है आप लोगों के कोर्स के अकॉर्डिंग, हमारा फोकस मेनली जाता है यूआई पे, यूजर इंटरफेस पे। यूजर इंटरफेस में काफी सारी चीजें होती हैं जो बहुत कॉमन सेंस से होती हैं। सर आप रेडी? सर हम ड्रीम में यूआई पढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ यूआई? सॉरी, मतलब वेबसाइट का भी होता है ना यूआई, और पहली वेबसाइट बनाना चीज, ठीक है, यूआई में एज सच कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। यूआई अब नॉर्मली अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ले रहे हो तो वो भी यूआई है। हमेशा याद रखो किसी भी चीज के जो फंडामेंटल्स होते हैं ना वो हर जगह सेम रहते हैं, फंडामेंटल्स कभी नहीं बदल सकते। अब आप उससे क्या बनाते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्दो एक चीज आती है कि जब भी हम यूआई की बात कर रहे होते हैं तो मोस्टली लोगों के माइंड में वेबसाइट ही आ रही होती है, ऑब्वियस है। सर ये शुगर वाला एग्जांपल आपने एक बार दिया था इलस्ट्रेटर वाले क्लास में, मुझे याद है सर बोला थे। हाँ, और मैं तभी बोला भी कि ये पहले बता रखा है एक बार, अगर याद हो तो। हाँ वो है, ओके, तो सुना इसमें हुआ है। एक मिस्टेक थी कि अगर उसको अच्छा सर हेलो हाँ एक सर, एक आता है एडोब में, कोई एडोब तो मतलब यूआई बनाने का कोई सॉफ्टवेयर आता है, एक्सपीरियंस, एडोब मतलब वेबसाइट। हाँ एक्सडी। एक्सपीरियंस डिजाइन। हाँ 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 भाई। तो मतलब हम लोग उस पे बना सकते हैं या फिर ये इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं वेबसाइट को? किसी भी बना सकते हो, उसका एज सच आपके कोर्स के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग तो यूआई की थ्योरीज आती हैं, फंडामेंटल्स आते हैं, इसमें मतलब कोई एप्लीकेशन पार्ट नहीं है, तो आप उसको अप्लाई करने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो। इवन
फोटोशॉप यूज कर लो या फ्लैश भी यूज करते हैं कुछ लोग। तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, आपकी जिसमें मास्टरी होती है आप ज्यादातर वो प्रेफर करो तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। और कोई कुछ कह रहा था? हाँ सर, मैं कह रहा था कि जो शुगर वाला आपने इमेज शो करी थी, उसमें अगर वो शुगर के बीच में से दिखा देता, जैसे होता है ना सीजर टाइप का, तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ मुझको यहाँ से तोड़ना है या काटना है। तो ऐसा सच उसमें कुछ था नहीं। और अगर आप उसके जो पिक्चर है उसको आप देखोगे, तो उसकी एक साइड स्मॉल है और एक साइड ज़्यादा बड़ी है। तो हमारा इंटेंशन हमेशा हमेशा यही रहता था कि शायद यही काटने के लिए होगा या तोड़ने के लिए होगा। एक मिनट अभी होता है। हाँ, पहली चीज तो अब यहाँ पे फिर डिजाइनिंग समझो ना। आप इस तरीके के इंस्ट्रक्शन अपने डिजाइन के सेंटर पे नहीं दोगे ना, क्योंकि सेंटर में जो भी चीज होगी उसकी इंपॉर्टेंस सबसे मैक्स है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी भी डिजाइन में कंपनी की होती है। तो ऑब्वियसली वहां पे हमेशा आपको कंपनी का लोगो ही रखना पड़ेगा। तो अब इस चीज में क्योंकि आप खुद सोचो, अब कॉमर्शियली सोचो थोड़ा सा, अगर आप डिजाइनर हो, आप सोचो कि हाँ यार मैंने डिजाइन थोड़ा अलग बनाया है, तो मैं यहाँ पे ना इंस्ट्रक्शंस लगा देता हूँ, थोड़े से दिखा देता हूँ। अब जो यूजर इंटरफेस है ना, अगर इंटरफेस को भी एक्सप्लेन करना पड़े तो उसके बाद भी वो एक अच्छा यूजर इंटरफेस होगा। अगर उसके लिए भी पहले आपको एक ट्यूटोरियल बनाना पड़े कि हाँ भाई ये जो मेरा यूजर इंटरफेस है आपको इस तरीके से यूज करना है, क्योंकि जो हमारा यूजर इंटरफेस है ये तो एकदम नेचुरल होना चाहिए, देखते के साथ ही फ्लो बैठ जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए अच्छा ऐसा करना है। अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको एक डेफिनेशन यूजर इंटरफेस की ये भी मिलेगी कि आपका यूजर इंटरफेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ये बिल्कुल जोक्स की तरह है, अगर आपने जोक मारा और उसके बाद आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि उसका मतलब क्या था, तो कोई पॉइंट नहीं रहेगा उस जोक। सर ये अच्छा मतलब यूआई आपको बताता है कि आपको क्या जानना है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं, मतलब उसका यही नहीं, काम है तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब अगर यूआई सिर्फ यही नहीं बताता, एक तरीके से यूआई आपको गाइड कर रहा होता है, आपको सारे नेविगेशंस बता रहा होता है कि आपको जो भी करना है ना वो आपको कहाँ मिलेगा। एक तरीके से वो एड्रेसिंग कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम अभी की बात करें तो ज्यादातर जो आपका एक एक्सपीरियंस चल रहा है, जैसे सबने ही वेबसाइट का बहुत कॉमनली एग्जांपल लिया, तो ज्यादातर का क्योंकि एक्सपीरियंस वेबसाइट का ही चल रहा है, तो आप नोटिस करना कोई भी चीज होती है ना आप सबसे पहले उसके टॉप में देखने लग जाते हो, क्योंकि आपकी आदत है मेन्यू बार टॉप में देखने की, इसलिए आपको जब भी कुछ मेन्यूज देखने होते हैं, ऑप्शंस देखने होते हैं, आप टॉप में देखने लग जाते हो उस इंटरफेस के, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपका ऐप क्यों ना हो। और नॉर्मली अगर आपको कोई ऐसा ऐप मिलेगा ना जिसमें आपका मेन्यू बार ऊपर नहीं होगा, नीचे किसी बटन से खुलता हो, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा वो, आपको उतना ज्यादा ईज फील नहीं होगी, क्योंकि आपकी आदत है आप मेन्यू बार टॉप में ढूंढते हो हमेशा। तो इस तरीके से कुछ हमारी एक कह सकते हो कुछ ऑब्जर्वेशनल हैबिट्स हो चुकी हैं हमारी कि हम उन चीजों को वहीं पे ऑब्जर्व करते हैं, और अगर हम उनको ढूंढते भी हैं तो हम उनको नेविगेट करने के लिए, ढूंढने के लिए भी उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते हैं। कोई भी मेन्यू बार ढूंढने के लिए नीचे नहीं जाता होगा, इट्स फॉर श्योर। ठीक है, नेविगेशन बार पता है ना क्या होता है, जो Yes, sir. किसी वेबसाइट के ऊपर आप देखते हो होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड ऑल दैट, तो वो सारे जो पेजेस होते हैं वो आपका नेविगेशन बार होते हैं, और वो देखने के लिए आप कभी भी वेबसाइट के नीचे नहीं जाते, ऐसी चीजें आप हमेशा ऊपर ही देखते हो। सर ठीक अगर है। हम वेबसाइट की भी बात करें तो जैसे कि वेबसाइट की डिजाइन भी मतलब चेंज हो रही है, जैसे कि पिछले हम्म, मैं देख रहा था जैसे कि पीछे जैसी वेबसाइट चल रही थी, अभी जो वेबसाइट चल रही है उनमें थोड़ा अलग तरह का नेविगेशन भी चेंज हुआ है, उनका तो डिजाइनिंग हाँ, भी हुआ है, वो भी थोड़ा मतलब उसमें भी चेंज आया है। वो तो कुछ लोग भी एक्सपेरिमेंटेशन है, और यही वो चीज होती है कि ये तो अब लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, जब ऑब्वियसली आप भी एज अ डिजाइनर जाओगे तो आप भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट तो करोगे ही। सर एट द उसमें से एंड कुछ सक्सेस सीखना भी इसीलिए होता है। होते हैं ना। हम्म। मैं बोल रहा हूँ सर उसमें से कुछ डिजाइन बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं ऐसे। एक डिजाइन वैसा था हाँ, जिसमें कि वीडियो स्लाइड्स डाल रखे थे।
अब जो भी हम्म नेविगेट करोगे वो वीडियो के थ्रू, मतलब वीडियो में भी आपको ऑप्शन दिखा देगा और उसके थ्रू आप नेविगेट हम्म करोगे। और वो उस टाइम बहुत चला था, मतलब वो उस हम्म वेबसाइट का नाम याद नहीं आ रहा उसका। एक अरीना मल्टीमीडिया का ही देख लो आप, कि उसमें वो लड़की आगे चलती जाती है, उसमें फोर्स वगैरह। हाँ जो अब ऐसे उन्होंने सर, उसको लगा वैसे। दिया है। हम्म हाँ अब वही है वैसे कि ही। कैनवस टैग का बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है, बहुत सही तरीके से यूज करने लग गए हैं अब वो उसे। अदरवाइज वो जब HTML5 में लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इतना यूज नहीं हो पाता था। बट अब ये है कि अब HTML और ओके ये दोबारा ज्वाइन हुआ क्या? अब आपका एक तरीके से जो कंटेनर हुआ करता था पहले के टाइम पे HTML और CSS, वो खुद में इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब हम सिर्फ HTML में ही काफी हद तक बहुत हाई लेवल के एनिमेशंस इजीली कर सकते हैं। और क्योंकि वो बेसिक लैंग्वेज में होता है तो वो इतना ज्यादा लोड भी नहीं डालता। खैर से छोड़ते हैं। अब UI और UX के अलावा एक और चीज होती है जो कभी कभी सुनने को मिलेगी, और ये होती है आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो आपने लुक बनाया है, अभी जो आप लुक बना रहे हो वेबसाइट का इंटरफेस बना रहे हो, ये इंटरफेस ग्राफिकली है सिर्फ। मतलब जो UI का काम होता है ना, ये सिर्फ ग्राफिकली हो रहा होता है। इसकी कोडिंग हो सकता है बाद में दोबारा हो, इसकी कोडिंग कोई दूसरा बंदा बैठ के कर रहा होगा, और वो सेकंड पर्सन जो आपके इंटरफेस की कोडिंग करेगा बैठ के और उसको बनाएगा, वो आपका होता है फ्रंट एंड डेवलपर। और फ्रंट एंड डेवलपर है तो ये याद रहे कि उसमें कोडिंग करके वो जो लुक बनाएगा, इंटरफेस विजुअली क्रिएट हो जाएगा, पर जरूरी नहीं कि उसमें फंक्शनैलिटी हो अभी, क्योंकि फंक्शनैलिटी के लिए चाहिए बैक एंड डेवलपर। तो ये काफी सारे रोल्स होते हैं जो एक बार अपने माइंड में क्लियर कर लो। ठीक है, UI सिर्फ लुक्स पे डिपेंड करता है, ईज ऑफ नेविगेशन पे होता है कि चीजें एकदम जो भी मतलब मेजरली कोई अगर किसी चीज को देख रहा है, किसी वेबसाइट को देख रहा है, तो सबसे पहले वो क्या विजिट करना चाहेगा, तो ऐसे जितने भी नेविगेशन हैं वो उसको इजीली विजिबल होने चाहिए, आराम से दिखने चाहिए। सर यूजर मुझे एक्सपीरियंस भी जितना हो है, जाता है। हम्म सर मैं बोल क्या रहा है? था फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी तो दो टाइप्स के होते हैं ना, जैसे हाँ तो वो कि तो अभी हो ही नहीं बेसिकली। रहे ना उसकी बात, वो तो कर ही नहीं रहे। अच्छा हम तो UI का कर रहे हैं ना, मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ, फ्रंट एंड अच्छा। डेवलपमेंट थोड़ी पढ़ा रहा था। हम्म और एक चीज और कर लो, सेंटेंस पूरा होने दिया करो। तो पहले एक बार पूरी बात सुन लिया करो। ठीक सॉरी है, सर। हाँ कोई नहीं। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसके आसपास के जो टर्म्स होते हैं ना वो भी पता होने चाहिए, अदरवाइज वो कभी सुनोगे तो फिर आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज हो सकती है, क्या चीज इस डोमेन के अंदर आती है, और क्या चीज इस डोमेन से बाहर है जिसमें हम डील नहीं करते। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे, UI UX, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। वो खैर बहुत ही अलग चीज है बैक एंड डेवलपमेंट। ये हमारे डोमेन के बाहर जाता है। हमारा जो डोमेन है वो सिर्फ डील करने वाला है UI पे, और जिसका मेन काम है लुक्स पे फोकस करना। अब जब भी हम कुछ बनाते हैं तो हर चीज में कुछ ना कुछ डिजाइन फंडामेंटल्स होते हैं। इसी तरीके से आपके UI में भी कुछ फंडामेंटल्स आते हैं। ये जो फंडामेंटल्स हैं ये आप नॉर्मली डिजाइन पे भी अप्लाई कर सकते हो। और क्योंकि आपकी डिजाइनिंग थ्योरीज हमेशा सेम रहती हैं, तो आपने जो भी लॉज ऑफ डिजाइन पढ़े थे वो चीज भी यहाँ पे अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि वो अब अप्लाई नहीं होगा, वो चीज अब भी अप्लाई होगी। आपका लॉ ऑफ बैलेंस, लॉ ऑफ रिदम, लॉ ऑफ यूनिटी, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें अब भी वैलिड रहेंगी। एट द एंड थ्योरीज हमेशा वैलिड रहती है उस वे में। अब यूजर इंटरफेस की अगर हम देखें चीजें, तो इंटरफेस के केस में अगर आप कोई गेम विजिट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और आपकी गेम की स्क्रीन फर्स्ट टाइम ओपन हो रही है, तो ऐसी क्या चीज होंगी जो आप किसी गेम में सबसे पहले देखना चाहोगे? सेटिंग मेन्यू। और ग्राफिक्स, कौन सी ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं वो, और मतलब वो किस टाइप का गेम है, गेम का जो प्लेटफॉर्म है वो टैक्टिकल है, वो या तो मतलब मिशन बेस्ड है, या फिर वो किस टाइप का गेम है। तो इंटरफेस से वो पता चलता है कि वो किस टाइप का गेम है, लाइक आर्मी वगैरह हाँ वाला है कि क्या है, कैसा है, कार्टूनी है, क्या है वो। गेम का एक हल्का सा पार्ट उसका होगा। जनरली एक चीज देखोगे, कोई भी गेम होता है ना, तो उसमें आपको ये ऑप्शन किसी ना किसी फॉर्म में मिलता है, जो होता है आपका क्विक प्ले।
जहाँ पे आप जल्दी से एक मैच खेल के देख सकते हो कि क्या हो रहा है। आपको सेटिंग्स हो गया, ये सब हो गया, ये भी मिलते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा होता आपकी स्क्रीन पर, जितना आपको आपका प्ले का बटन बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा होता है। क्योंकि नॉर्मली जो एक गेमर होगा, जो मतलब बहुत एंथुसियास्टिक होगा, वो पहले खुद एक बार एक गेम को खेलना चाहेगा। अब यहाँ पे फिर सबके अपने-अपने जो होता है कि गेम खेलने का मेथड अलग-अलग होता है। कुछ लोगों का होता है कि वो खेलते हैं और फिर सीखते हैं कि क्या हो रहा है उसमें। कुछ लोगों को होता है कि वो पहले से ही उसके बारे में पढ़ने लग जाते हैं, उसकी हिस्ट्री देखने लग जाते हैं, या उसकी सेटिंग्स देखने लग जाते हैं। वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो हिट एंड ट्राई वाले होते हैं। वो कभी भी बैठ के इतना डिटेल में जा नहीं रहे होते। वो पहले हिट एंड ट्राई करते हैं, उसके बाद अगर उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें गेम प्ले लगा कि हाँ ठीक है, प्लेएबल है, दोबारा खेलना चाहिए, फिर से खेला जाए, तब वो चेक करते हैं कि हाँ, अब क्या-क्या सेटिंग्स हैं, क्या-क्या उसके लिए चेंजेस करना बेटर रहेगा। एक यूआई देख के ये सब चीज़ें फ़ोकस किया करो, और यही जो हमारे चीज़ें होती हैं कि किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस है और किस चीज़ पे कम फ़ोकस जाना चाहिए। ये भी हमारे ये भी हमारे फंडामेंटल्स के अंदर ही आ जाता है, और इस चीज़ को हम एक तरीके की हायरार्की बोलते हैं। ये आपकी होती है विजुअल हायरार्की, ठीक है? चलो अगर हम एक बार एक नॉर्मल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखें, तो आप सब ऐसे ही हो जिन्होंने कोई ना कोई गेम खेला होगा। अगर मान लो हम लोग यूआई की दुनिया सेट कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग हैं जो यूआई की थ्योरीज़ बना रहे हैं। अगर हम यूआई की थ्योरीज़ बना रहे हैं, तो आप ये सोचो, हम लोगों को कुछ रूल्स बनाने हैं, फंडामेंटल रूल्स। तो बताओ रूल्स क्या-क्या होने चाहिए? कोई भी बोलना मत, चैट बॉक्स में टाइप करना कि आपके अकॉर्डिंग यूआई के जो डिज़ाइन रूल्स होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? हर एक पर्सन को एक रूल टाइप करना है। चैट बॉक्स में टाइप करना, भूलना मत। और एकदम डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग सोचना, क्योंकि अभी तक आप लॉज़ ऑफ डिज़ाइन पढ़ चुके हो, तो इसके हिसाब से थोड़े बहुत चेंज करते जाओ। लोडिंग टाइम कम हो। लोडिंग टाइम आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। अगर आप एसएसडी यूज़ कर रहे हो तो देख लो, लोडिंग टाइम बहुत कम होगा। तो लोडिंग टाइम आपका हार्डवेयर है। थोड़ा-सा डिफाइंड वे में लिखो, बैलेंस मेंटेन मतलब
गेम का जो यूआई है, ठीक है, नॉर्मली याद रखो कि एक लेमैन को तो गेम का यूआई वैसे भी अच्छा लग ही जाता है, क्योंकि उसमें आपके जो कैरेक्टर्स और उसके आर्टवर्क्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक तरीके से आपका जो काम होता है काफी इजी हो जाता है, तो बंदा टेस्टिंग तो कर ही लेगा। और तो आजकल की जो मेन प्रॉब्लम भी वो ये हो गई है, क्योंकि गेम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। नोटिस करा होगा पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा ही गेम्स लॉन्च हुए, स्पेशली जब से इतने सारे मीडियम आ गए। अब आप एंड्रॉइड में भी कर सकते हो अलग से, आपको जरूरी नहीं कि आपको PS4 या PS के लिए बनाना है या Xbox के लिए बनाना है या आपको PC के लिए बनाना है। सर आपको बताया एक गेम आया है लाइफ आफ्टर करके एंड्रॉइड के लिए। लाइफ आफ्टर एक गेम आया है एंड्रॉइड के लिए, 3.5 GB शायद है वो, 3.5 GB या 4 GB। अरे बेकार है भाई वो। मैंने ट्राई नहीं किया, बस उसके एड्स देखे हैं, बैटरी वो अच्छे बहुत लग जल्दी रहे जा हैं। रही है उसमें। होता क्या है उसमें? मैंने देखा नहीं, सिर्फ एड ही देखा है अभी उसका। अभी डाउनलोड करके एक बार ट्राई करूंगा। सर जो आप सर्वाइविंग की गेम खेल रहे हो ना वैसी है। ओके यू हैव टू सर्वाइव इन अ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स टाइप। ओके, उसके हिसाब से कुछ ज्यादा ही हैवी है फिर। मल्टीप्लेयर है ना सर आपके साथ, मतलब आप पूरी फॉर्म कर सकते एंड्रॉइड में तो आपको MMO ही मिलेंगे ज्यादा। सर जैसे सर वेबसाइट्स पे कोई चीज़ डाउनलोड करनी होती है तो सर कई सारे मतलब कई बार आता है कि पहले ये यहाँ जाइए फिर वहाँ, मतलब 4-5 डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसके बाद कोई चीज़ डाउनलोड होती है। इससे गुस्सा आता है ये। ओके ऐसा होना चाहिए कि एक से दो क्लिक करें और डाउनलोडिंग स्टार्ट वेबसाइट्स में। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो अगर लाइफ ऑफ कर लो, सबसे पहली चीज तो अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड की बात कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो और आप क्या डाउनलोड कर रहे हो। अगर आप कोई भी पायरेटेड कंटेंट डाउनलोड कर रहे हो, तो पायरेटेड कंटेंट जो होता है वो किसी भी ऑफिशियल सर्वर पे होस्ट नहीं किया जा सकता। मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि आप आज GoDaddy में जाओ, वहां से होस्टिंग खरीद लो और चालू हो जाओ अपनी खुद की एक पायरेट वेबसाइट बनाना शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता। इट्स लाइक मूवीज के 10 डोमेन तो मेरे भी हैं जो पायरेसी के चल रहे हैं, तो वो उस चीज में नहीं होता, ठीक है। उसके लिए आपको अपने खुद के सर्वर स्टैब्लिश करने पड़ते हैं। आप किसी एग्जिस्टिंग सर्वर पे करोगे ना, तो वो लोग वैसे ही आपको पकड़ लेंगे। और वहां पे आपको इतने क्लिक इसीलिए करने पड़ते हैं क्योंकि आपको जो आपकी साइट है वो एक ऑफिशियल सर्वर पे होस्ट करनी पड़ती है, जहां से आपको एक दूसरे कह सकते हो टेम्पर्ड सर्वर पे जाना पड़ेगा। फिर बंदा वहां पे क्लिक करेगा, तब जाके उसका ओरिजिनल जो लोकेशन है ना, जो अपना खुद का एक प्राइवेट सर्वर बना रखा होगा, वहां से फाइल डाउनलोड होगी। प्लस अगर कोई चीज ऐसे फ्री में मिल रही है, जैसे आपको जितनी भी ऐसे साइटें देखते हो मूवीज की और इन सब की, तो अगर कोई चीज फ्री में हो रही है तो उसमें कुछ तो उसको भी कमाना होगा ना, जो प्रोवाइड करवा रहा है, जो पायरेसी कर रहा है। तो वहां पे उसको भी तो एड से पैसे कमाने हैं, इसलिए आपके पास एड तो आनी आनी है चाहे कुछ भी हो। और यहीं पे अगर आप कोई जेन्युइन कंटेंट देखोगे, जेन्युइन कंटेंट में कभी आपको इतनी क्लिक नहीं करने पड़ेंगे और कभी आपको इतनी एड्स नहीं मिलेंगी। तो ये तो कंटेंट बेस्ड चीज है। ईज टू एक्सेस अकॉर्डिंग टू डिवाइस, हाँ ये सबसे मेन है अभी के टाइम पे। हो सकता है आप कोई ऐसी वेबसाइट या ऐसा कोई गेम देख रहे हो जो गेम सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो, तो वो हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जब चेंज हो तो उसमें वो ईज होनी चाहिए कि बंदे को देखते ही याद आ जाना चाहिए कि उसने अगर एक प्लेटफॉर्म में खेला हुआ है ना, तो उसको ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होना चाहिए दूसरे प्लेटफॉर्म में। इंटरफेस और कलर्स बहुत ज्यादा चेंज ना हो। इसी को ही कंसिस्टेंसी भी बोलते हो एक तरीके से, जो प्रिंस बोल रहा है, स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी। एक तरीके से कह सकते हो ये एक ऐसा पॉइंट था जो अभी प्रिंस ने बोला है कंसिस्टेंसी वाला, जो
ऑफिशियल भी है, और आप अगर देखोगे तो आपके डिजाइनिंग रूल्स में भी आता है। अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो अब ऑब्वियस आपके डिजाइन में कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका लोगो, आपके लोगो में जो फॉन्ट चल रहा था वो फॉन्ट आपने वेबसाइट में अलग यूज किया है, आप एंड्रॉइड ऐप में अलग यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड गेम में। और सोचो कुछ। सर पायरेसी की कौन कौन सी साइट है आपकी? मूवीज की है नॉर्मली, हिंदी या इंग्लिश? हॉलीवुड होती है, हिंदी के इतना। नेटफ्लिक्स की तो सर सारी मूवी होंगी उस पर। हॉलीवुड की अभी तो अराउंड 30,000 ही है, अभी ज्यादा नहीं है। लिंक भेज देना सर। हाँ सर, 30,000 होता क्या है? हाँ, थोड़ी कमाई हम करवा देंगे। वो अपने आप ही हो जाती है, तुम क्या कराओगे? अरे व्यू वो इसलिए व्यू हमारे सर हैं, हम अभी स्टूडेंट हैं, इसलिए अभी रुक जाओ। ट्रैफिक से कमाई आती है भाई। एड से आती है, सिर्फ ट्रैफिक कुछ नहीं कर सकता। तो सर जब कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो क्या होगा उस ऐड का? नहीं, आप ये मान लो, आपके पास एक अमेरिकन आ रहा है जो आपके ऐसे चीज पे विजिट कर रहा है, ठीक है, मतलब आपके साइट पे विजिट कर रहा है, और एक तरीके से आपके पास 50 से 100 इंडियंस विजिट कर रहे हैं, तो मान के चलो दोनों बराबर है। हाँ तो सर वो ट्रैफिक तो बोला जाएगा उसको। हाँ, लेकिन वही किस तो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रैफिक भी एक रीजन पे? हाँ, क्वालिटी क्वालिटी पे होता है वो। ओके, साइज, अच्छा। अरे छोड़ो, तुम कहाँ टॉपिक कहाँ से कहाँ ले जाते हो, चलो वापस आ जाओ। सर कलर कंट्रास्ट। कलर कंट्रास्ट कैसे काम करेगा, एक्सप्लेन करो थोड़ा पहले। सर लाइक डल कलर भी ना हो और इतने ज़्यादा सैचुरेटेड भी ना हो कि आईज में इफेक्ट दे वो, और कूल कलर और वार्म कलर जैसे हम यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो प्लेयर है वो हल्का ज़्यादा इंफॉर्मेशन को मतलब ज़्यादा देखे, आराम रिलैक्स होके, तो वहाँ कूल कलर्स, और जहाँ पे मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेन नहीं है वहाँ पे हल्के से वार्म कलर्स हो कि वो जल्दी जल्दी देखे। एक्चुअली वार्म कलर्स अटेंशन के लिए होते हैं ज्यादातर। आप इसलिए देखते हो कि आपका प्ले का बटन जब होता है ना, तो नॉर्मली आपको रेड उसमें दिख रहा होता है। एंड कलर कंट्रास्ट ऐसे काम नहीं करता, जो आपने पॉइंट्स बोले, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बेकार था इसका, लेकिन अगर सिर्फ टॉपिक की बात करें, कलर कंट्रास्ट, हाँ कलर कंट्रास्ट काम आता है। फॉर एग्जांपल, हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने फॉर्म देखा होगा, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो देखते हो वो ईमेल फॉर्म पूछता है आपसे, मतलब एक कहता है ना कि ईमेल आईडी दे दो, सबमिट कर दो, आजकल बहुत चलता है ये। तो अगर वो एक जो फॉर्म क्रिएट होता है आपके सामने आता है निकल के, तो उसमें देखोगे ऊपर एक टाइटल होता है, या अभी आप अगर अपना गूगल क्रोम भी देख रहे होगे तो गूगल क्रोम में टॉप में देखोगे एक टाइटल चल रहा होता है ऊपर, जहाँ पे मीट और इस मीटिंग का नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है, एंड देन एक रेड डॉट लगा हुआ होगा। तो वो जो टाइटल है, ऐसे ही टाइटल आपको उसमें मिलेगा, और इसके नीचे फिर आपको आपका कंटेंट मिलता है। तो कलर कंट्रास्ट होता है कि आपकी जो हेडिंग है और आपका जो कंटेंट है नीचे, इन दोनों के बैकग्राउंड का कलर कैसा है, इनके टेक्स्ट का कलर आपस में कैसा है। आपने उसके बाद आपने जितने भी उसमें फील्ड्स लगाए हैं, इनपुट फील्ड्स बोलते हैं उन्हें, कि आप जितनी भी डिटेल पर्सन से ले रहे हो, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड जो भी ले रहे हो, उनमें क्या कलर चल रहा है, और उनके अंदर जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है, नॉर्मली देखते हो ना, वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अंदर लिखा हुआ होता है फील्ड में, आप क्लिक करते हो, टाइप करते हो, वो चीज वहां से रिमूव हो जाती है। तो उसे प्लेस होल्डर टेक्स्ट कहते हैं। तो प्लेस होल्डर टेक्स्ट का साइज क्या है, प्लेस होल्डर टेक्स्ट का कलर क्या है, जहां पे उसको फिल इन करना है उस बॉक्स का कलर क्या है,
ज्यादातर केसेस में आपको आपके जो फॉर्म्स होते हैं देखोगे तो उसमें बॉक्सेस के अंदर आपको लाइट ग्रे कलर मिलता है, एकदम वाइट नहीं मिलता, अदरवाइज वो मिक्स हो जाएगा आसपास से और आंखों में बहुत चुभेगा। इम्फेसिस एंड स्केल, स्केल को डिफाइन करना जरा तुषार, स्केल से क्या मतलब है आपका? सर वो स्केलिंग नहीं होती, जैसे कि गेम के अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि आप कुछ देर पहले बोल रहे थे ना कि मेन्यू लेआउट बेसिकली ऊपर होगा और Correct. साइड में कहीं बड़ा सा प्ले बटन होगा, तो वो बटन और मेन्यू के ओवरऑल जो मतलब उनकी स्केलिंग होगी, मतलब उनका वो कहाँ प्लेस होंगे, वो बेसिकली वही, उसी को मैंने बोला एम्फेसिस एंड स्केल, उसी को ओके, मैं स्केलिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, उस केस में देखें तो हाँ ठीक है, इम्फेसिस और स्केल। और इम्फेसिस वाली जो चीज होती है ना, एक्चुअली आपको इम्फेसिस को भी अगर आप देखोगे तो इम्फेसाइज करना भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हाँ क्योंकि हर बार एक अलग चीज होगी जिसको आपको एम्फेसाइज करना होगा और उसको एम्फेसाइज करने के तरीके बदल जाएंगे। हाँ फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी जो हमने ऊपर बात करी थी वो कलर और कॉन्ट्रास्ट वाली, तो कलर और कॉन्ट्रास्ट भी तो एम्फेसिस में हेल्प कर रहा है ना। हाँ हाँ, एक तरीके से वो भी तो हम्म। एम्फेसिस हेल्प कर रहा है। तो एम्फेसिस तो एक ऐसा टॉपिक है जो ओवरऑल चलता ही रहता है, इसका तो कोई एंड ही नहीं है। आपको हर बार दो एलिमेंट्स लेने होते हैं और सोचना होता है कि कौन सा ज्यादा फोकस का है या किसकी हाँ प्रियोरिटी ज्यादा है, उस पे हाँ। आपको एम्फेसाइज करना होता है हमेशा। हम्म। सर एक डाउट है, हम्म, जैसे हम कोई सी भी गेम का अगर लेते हैं एग्जांपल, लाइक हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च करी है तो हम्म, हिंट्स आते हैं, तो वो भी हाँ, यूआई में होंगे यूज? हिंट्स वाली जो चीज होती है ना, वो भी यूआई में होती है और वो एक्चुअली एक डेवलपमेंट वाली चीज हो जाती है, क्योंकि बाद में वो फिर हिंट बंद हो जाते हैं ना। आपने एक बार अगर गेम प्ले कर लिया है तो आपको फिर सेटिंग्स में जाके ऑन करना पड़ता है, क्योंकि यस वो सर। नॉर्मली वन टाइम ही होता है। अगर दोबारा करना है तो आपको ट्यूटोरियल ऑन करना पड़ेगा उसका। यस सर। हम्म, तो वो दोनों की चीज हो जाती है, क्योंकि उसमें अब वो बॉक्स कैसा दिखेगा, किस तरीके से हिंट आएगी, ऐसा नहीं हो कि वो स्क्रीन में यूजर के लिए इरिटेशन कॉज कर दे। यस सर। तो क्या देखो, अरे यार क्या फंस गया मेरे में। अगर हम यूआई में डिजाइन फंडामेंटल्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिजाइन फंडामेंटल्स होते हैं जो अराउंड 6 होते हैं। इतने में खत्म नहीं होता, ये पहले जान लो। मैं चैट बॉक्स में लिख के जा रहा हूँ, तो अभी कोई और कुछ टाइप मत करना, ठीक है? अदरवाइज वो फिर ब्रेक हो जाएगा, आप लोगों को कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी बात। सो सबसे पहले, और अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में भी सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर शुरू हुआ था तो मैंने आप लोगों को कलर्स से ही शुरुआत करवाई थी। कलर्स के बारे में ही सबसे पहला टॉपिक था और यहाँ पे भी सबसे पहला यही आता है, कलर और कॉन्ट्रास्ट। ऑल्दो एज सच कोई हियरार्की नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपको हर एक पॉइंट पे फोकस तो करना ही पड़ेगा बात। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबसे पहले कलर ही सोचना है, बट इट्स लाइक जो मैं अपना मेथड यूज करता हूँ उस मेथड में मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूँ कि कलर एंड कॉन्ट्रास्ट। अदरवाइज आप देखोगे तो ऐसा कोई आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा। ये चीज जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आप अपना सीक्वेंस बना लोगे। सेकंड सेकंड चीज जो प्रेफरेबल होती है वो होता है आपका वाइट स्पेसेस। इसके बहुत सारे सेकेंडरी नेम्स हैं। आप वाइट स्पेस को ही ब्रीदिंग स्पेस कहते हो, आप इसी को ही नेगेटिव स्पेस भी कहते हो। जैसे अगर आप अभी अपनी स्क्रीन देख रहे होगे तो आपको जितने भी हम सब हैं कनेक्टेड है, आपको हम सब की इमेजेस दिख रही होंगी, ठीक है? इस इमेज में नोटिस करोगे जितने भी जो मतलब आपकी ये डीपीज लगी हुई है, प्रोफाइल पिक्स लगी है, ये सारी प्रोफाइल पिक्स एकदम सेंटर में। इमेजिन करो ये सेंटर में नहीं होती, थोड़ी सी शिफ्टेड होती, तो पूरा यूआई कितना गंदा लग रहा होता ना, एकदम इम्बैलेंस लग रहा होता, चीजें बैलेंस आउट नहीं लग रही होती। आपके जो नाम है देख रहे हो पर्टिकुलरली लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर है, और बॉटम कॉर्नर पे होने के बाद भी जो
स्पेस आ रहा है ना लेफ्ट साइड में, मतलब एक पर्सन का रेक्टेंगल बन रहा है इसमें, उस रेक्टेंगल में नेम के साइड में और नेम के नीचे जो स्पेस आ रहा है वो कितना इवनली स्प्रेड आउट है। यस सर। एक बार अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं, जैसे अभी उमंग वाला देखो, उमंग वाले में देख लो लेफ्ट में और बॉटम में स्पेस एकदम इक्वल आ रहा है, क्योंकि वो सबसे नीचे था इसलिए उसका दिखाया, क्योंकि बाकियों में वो बॉर्डर दिख नहीं रहा है इतना। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ना, यही चीजें हमारी काउंट होती है नेगेटिव स्पेस में और व्हाइट स्पेस में। और जो आपका ब्रीदिंग स्पेस होता है वो होता है कि आपके दो कंटेंट, लाइक आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमेशा पास ऑन कर रहे होते हो, तो कितना गैप है आपके दो इंफॉर्मेशन के बीच में। अगर आपकी दो इंफॉर्मेशन के बीच में ज्यादा गैप नहीं है तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, आपको बहुत जो यूआई आपका बहुत क्लस्टर्ड लगेगा, बहुत एकदम भरा भरा सा लगेगा, और उसको नेविगेट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो जैसे आप कहते हैं ना सिंप्लिसिटी वाला, सिंप्लिसिटी वाली जो चीजें होती हैं वो हमेशा ये नहीं होता कि एलिमेंट्स कम कर दो। फॉर एग्जांपल आप जितने भी गेम देखोगे आपको बल्कि उल्टा लगेगा कि ज्यादातर उसमें सब कुछ यूज हो रखा होता है, जितने टाइप के उसमें आर्टवर्क्स बने हुए हैं, जितनी गाड़ियां वाड़ियां होंगी सब बैकग्राउंड में लगा देते हैं, कैरेक्टर सामने से खड़ा है, जितनी बिल्डिंग्स बनाई होगी उन्होंने तो सबसे अच्छी अच्छी जो बिल्डिंग्स होंगी वो सब पीछे से लगा देंगे। वो सीन आपको गेम में कभी नहीं मिलेगा, वो बस वहां पे उस टाइम पे दिखाने के लिए है वो। लेकिन उसके बाद भी वो आपको क्लस्टर्ड नहीं लगता, आपको ये नहीं लगेगा कि ये बहुत ज्यादा भरा भरा सा है, आंखों में चुभ रहा है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सिंप्लिसिटी होने का मतलब ये नहीं है कि चीजें कम हो तभी सिंपल लगेगा। सिंप्लिसिटी होने का जो एक सेंस होता है रियल में, वो एक्चुअली आपके कई सारे फीचर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो हम फोटोशॉप में फेदर यूज करते हैं, अब अगर हर जगह फेदर बहुत ज्यादा देने लग जाओ तो होता है ना कलर स्प्रेड आउट हो जाना, या फिर आप हर चीज में ड्रॉप शेडो देने लग जाओ। अभी हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट देख रहे हैं, जैसे मीट है, मीट गूगल का प्रीमियम प्रोडक्ट था, अभी वो हाल फिलहाल में फ्री हुआ है। तो इस प्रीमियम प्रोडक्ट में भी आप नोटिस करोगे किसी भी एलिमेंट में ड्रॉप शेडो नहीं लगेगी नॉर्मली, मतलब नोटिस करो, आप कोई भी एलिमेंट देखो, किसी भी एलिमेंट में आपको ड्रॉप शेडो नहीं मिलने वाली। यस। और ये एक प्रीमियम लेवल का प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा। और जो वैसे नॉर्मली डिजाइनर्स होते हैं वो शेडो लगा देते हैं, अच्छा लगेगा, आउटर ग्लो लगा देते हैं, इनर ग्लो लगा देते हैं, कुछ ना कुछ मतलब सोचते रहते हैं ऐसे ही। तो यही जो चीजें हैं ये चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। हर चीज की एक रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसका यूज है, लग रहा है कि हाँ वो ओवरऑल लुक में अच्छा लगेगा, तब उसको करो, अदरवाइज उसको वहां पे करने की रखने की जरूरत नहीं है। तो व्हाइट स्पेसेस के बाद जो हमारी चीज आती है, जिस पे मैं फोकस करना पसंद करता हूँ, वो यही होता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी ये काफी हद तक याद रखना, आप किस चीज का यूआई बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो नॉर्मल कोई, तो उसका जो यूआई होता है वो सिंपल होना चाहिए, सिंपलिसिटी की तरफ होना चाहिए। और वहां पे वेबसाइट में के केस में आप कभी कभी ड्रॉप शेडोज का यूज कर सकते हो, तो आपके जो बटन्स होते हैं वो ऑल दैट, तो वो थोड़े से 3D अपीयर होते हैं देखने में, ऐसा लगता है कोई 3D बटन लगा रखा हो। वहीं पे अगर हम गेमिंग यूआई की बात करें, तो गेमिंग यूआई में ऑलरेडी आर्टवर्क्स इतने ज्यादा होते हैं ऑलरेडी, तो वहां पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ड्रॉप शेडो और इन सब की जरूरत इतनी नहीं पड़ती, इतनी नहीं पड़ेगी। वहां पे आपका आर्टवर्क ऑलरेडी इतना हाई डिटेल लेवल का होगा कि पर्सन नहीं नोटिस करने वाला कि ये 3D का बटन है या नॉर्मल बटन है। इसके अलावा भी फिर और चीजें आती हैं जो अभी जब डेप्थ में जाएंगे बाद में तब देखेंगे, अभी एकदम ओवरऑल फंडामेंटल्स देखेंगे। इसके बाद एक चीज आती है जो हमने बात करी थी, शायद ऊपर किसी ने बोला था, जहां पे मैंने पॉइंट बोला था ना हिरार्की वाला,
एक फोकस जाने का। इसी तरीके से फिर एक पॉइंट आता है हमारा हायरार्की का। अब ये याद है क्योंकि यूआई की बात हो रही है, लुक्स की बात हो रही है, तो हायरार्की का मतलब है विजुअल हायरार्की, देखने में एक हायरार्की फॉलो होना। हायरार्की का मतलब पता है यहाँ सबको? पहले ये बता दूं मुझे, बाकी तो फिर बात नहीं करेंगे। हाँ पता है क्या होता है? सर, विजुअल हायरार्की का मतलब ये नहीं, होता है, हायरार्की का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ, इल्यूजन क्रिएट करना, कब से? मुझे ऐसा लगता है। मैं बताता हूँ सर। हाँ, हायरार्की रैंक, मतलब हाँ, एक हायरार्की रैंक्स, लेवल्स। में कर दे, लेवल्स में जैसे कह रहा है वैसे कर देता है। कोई चीज हम्म, नंबर 1 प्रायोरिटी, कोई सबसे कम प्रायोरिटी लेती है जैसे। हाँ। यहाँ पे एक और चीज होती है, हायरार्की में एक फ्लो भी आता है, हमेशा याद रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर से उठो और चल दो कि चलो आज दिल्ली चले प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आए। तो पता नहीं वो है या नहीं अभी। ये चीजें मतलब पॉसिबल नहीं है। एक हायरार्की होती है, आपको पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? डिटेल लेनी पड़ेगी। माइक बंद कर दे ज्यादा। तो ये जो आपकी हायरार्की है, आपको पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। आप उसी फ्लो में जा सकते हो और उसी फ्लो में आपको वर्क करना पड़ेगा। तो हायरार्की सिर्फ रैंक नहीं होती है, मतलब इंपॉर्टेंस होती है, प्लस इंपॉर्टेंस के साथ साथ फ्लो भी होता है कि चीजें जो है ना वो उसी वे में फ्लो करेंगी। एक प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई मैसेज जैसे देना हो, तो अभी तो नॉर्मली मन की बात सीधा फ्लो कर दिया, लेकिन उसमें भी कुछ मीडियम्स यूज हो रहे हैं ना। न्यूज आई, न्यूज़पेपर में छपा, न्यूज चैनल में दिखा, डीडी के जो न्यूज चैनल है उसमें दिखा, जो कंट्री के अपने न्यूज चैनल्स होते हैं। तो ये सारे जो बीच के मीडियम्स आए, ये हायरार्की है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन फ्लो होते हुए आपके पास आती है। अब ये थोड़ी होगा प्राइम मिनिस्टर एक एक के घर जाएंगे, हाँ जी कल से हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं आप लॉकडाउन में। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जब तक सबके घर पहुंचेंगे तब तक तो आधे ऐसे ही नहीं पड़ जाएंगे। तो हायरार्की एक फ्लो भी है, ये याद रखना, रैंक के साथ साथ फ्लो। अब विजुअल हायरार्की आपको ये बताती है कि अगर आप किसी भी डिजाइन को देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी अपनी स्क्रीन देख रहे होगे जो हमारी मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में सबसे पहले आपका फोकस किस एरियाज में जा रहा है? अपनी स्क्रीन पे देखते हुए सबसे पहले आपका फोकस जो मीटिंग के मेंबर्स है ना इन पे जा रहा होगा, स्पेशली जिन लोगों ने इमेजेस लगा रखी है, और जैसे इसने रेड इमेज लगा रखी है वापस में। और फिर उसके बाद अगर देखें तो प्रिंस जो है, क्योंकि इसकी इमेज में थोड़ा सा सैचुरेशन काफी ज्यादा है। और फिर लोकेशन डिपेंडेंट है, क्योंकि उसके बाद अगर जाए तो फिर या तो राठौड़ या भाटी, इनकी इमेज पे फोकस जा रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पर है आपके स्क्रीन पे, कौन सा जो पर्सन है वो किस साइड आ रहा होगा, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये चीजें होती है कि विजुअल हायरार्की। अब आप जो भी आपने कोई भी वेबसाइट यूज कर रखी हो, आप सपोज आप फेसबुक ही ले लो, ठीक है? अगर आपने स्टार्टिंग में फेसबुक यूज करा हो, तो स्टार्टिंग में और अब में फेसबुक में बहुत फर्क आ चुका है। और देखते हो बीच बीच में आपको बताता भी रहता है कि हमने ये फीचर यहाँ से रिमूव करके यहाँ डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल उनका पहले होम फीचर था, अभी देखा है किसी ने हाल फिलहाल में, जो ऊपर एक उनका टैब होता था ना होम, अब वो रिमूव कर चुके हैं। हाँ, वो अभी शायद सबको मिला भी नहीं होगा अभी, शायद सबके पास ना हो। एक न्यू लैपटॉप इंटरफेस लॉन्च मिल हुआ है जाएगा। जो जो मोबाइल बेस्ड निकाला है इन्होंने। यस सर, यस सर। हाँ, न्यू फेसबुक। तो अगर वो किसी को वो इंटरफेस मिला हो तो आपने नोटिस करा होगा, उसमें काफी बटन चेंज हुए, और उसमें जब उन्होंने टिप्स ओपन करी थी, हिंट्स ओपन करी थी, उसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि क्या चीज कहाँ मूव हो चुकी है। वो न्यू इंटरफेस देखा हुआ सबने, या किसी ने नहीं देखा, कोई ऐसा है?
चलो मैं एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ। क्योंकि अब मोबाइल फर्स्ट अप्रोच जो है वो डेस्कटॉप पे भी अप्लाई होने लग गई है, तो देख सकते हो अब जो आपका न्यू इंटरफेस दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, एकदम पूरा मोबाइल के बेस पे बना दिया गूगल मैप्स। आप नॉर्मली स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, चीजें आती जाएंगी। ठीक है, ग्रुप्स में ज्यादा डील करते होगे तो ग्रुप्स सीधा ऊपर ही लगा दिया बटन। फाइन, होम के लिए इन्होंने एक सिंपल आइकन प्लेस कर दिया। तो ये आपके यूआई चेंजेस हैं। अब ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये ओवर द टाइम आते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप एक नई चीज लॉन्च कर रहे हो और उसमें आप इतने मेजर और इतने ड्रास्टिक चेंज लेकर आ रहे हो। फेसबुक ऑलरेडी बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही थी, और अगर आपने देखा हो तो यूजर इंटरफेस के बहुत सारे जो मेजर चेंजेस होते हैं फेसबुक टाइम टू टाइम लाता रहता है। पहले के टाइम पर, अगर एकदम पहले के टाइम पर आपको याद हो जब टाइमलाइन नहीं थी, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम टाइमलाइन इंट्रोड्यूस करी थी और उसके बाद उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया था। आज के टाइम पे लगता है कि टाइमलाइन से पहले शायद कुछ था ही नहीं फेसबुक में, क्योंकि अब वो बहुत नॉर्मल चीज लगती है और वो सबने अडॉप्ट भी कर ली। जितने भी दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में आजकल सब आपको टाइमलाइन बेस्ड ही मिलता है, अदरवाइज उससे पहले तक स्टेटस बेस्ड होते थे। ठीक है, तो विजुअल हायरार्की, जब आप कोई भी इस तरीके का यूआई बनाते हो तो विजुअल हायरार्की ये बताती है कि जो आपका व्यूअर है, जो आपकी ऑडियंस है, उसे कहाँ से देखना स्टार्ट करना है और किस फ्लो में उसको चीजों को देखते हुए जाना है। ये एक तरीके की विजुअल हायरार्की होती है। प्लस इसमें लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस भी होता है, इसलिए गेम का नाम आपको गेम के यूआई में हमेशा सबसे अलग ही चमकता हुआ मिलता है, क्योंकि नेम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यस सर। अब विजुअल हायरार्की के बाद एक प्रिंस वाला पॉइंट था, वो भी एक फंडामेंटल में आता है, और वो था आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हो, बताओ कोई। सर मतलब किस तरह की कंसिस्टेंसी, जैसे कि डिजाइन चेंजेस में या वही पर्टिकुलर एक डिजाइन में? कंसिस्टेंसी होती क्या है पहले ये बताओ। चलो, जैसे कि कंसिस्टेंसी ये है, जैसे कि एक गेम हो गया, आप एक गेम खेल लो, एक गेम ऐसा खेल लो जिसमें कि लगातार अपडेट्स आते रहते हैं, और मतलब जैसे कि एक मंथ के बाद एक अपडेट आता है। ठीक और है। दूसरा एक गेम है जो एक लेवल पे आके उसके बाद उसके मतलब पहले अपडेट उसके आपके पास आ रहे थे, लेकिन अभी उसके अपडेट्स वो रेगुलरली नहीं आ रहे, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रही है। और डिजाइन के फॉर्म में कंसिस्टेंसी किसे बोलेंगे? डिजाइन में सर, सर जैसे कि फेसबुक का पहले जो डिजाइन था, अगर वो उसी वे में चलता रहता तो उसको हम कहते हैं कि फेसबुक के डिजाइन में कंसिस्टेंसी है। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर सर ऐसी कंसिस्टेंसी जो रहती है वो तो सब बेकार हो जाएगी, क्योंकि फिर कुछ क्योंकि एक टाइम एक्सपेरिमेंट। बाद हाँ, वो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, वो एक्सपायर कर जाएगी। हाँ अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब समझो। कंसिस्टेंसी यहाँ पे ये है, आप अगर किसी यूजर इंटरफेस को यूज कर रहे हो, आप अभी गेम के एकदम स्टार्टिंग स्क्रीन पर थे और अब सडनली जो स्क्रीन निकल के आएगा, मतलब बंदे ने मान लो स्टोरी मोड ओपन कर दिया, स्टोरी मोड ओपन करते ही आपका पूरा का पूरा गेम ऑरेंज थीम में चला गया। अभी तक आपका पूरा गेम ब्लैक थीम में चल रहा था। अब बताओ कैसा फील होगा आपको, अचानक से आपकी स्क्रीन ऐसा बदल जाएगा, कैसा लगेगा उस गेम में आपको कि इनिशियली ब्लैक शुरू हुआ था, अब वो एकदम ऑरेंज हो गया अचानक से। ऑड फील होगा सर। तो यही होती है कंसिस्टेंसी। सर ये भी तो हो सकती है जितनी भी स्क्रीन कंसिस्टेंट। बनेगी ना, वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर कलर थीम को फॉलो कर रही है। कंसिस्टेंसी अपग्रेड हो गया, ये हो गया, इन सब में नहीं। वही है कि चीजों को ना डिजाइन के फॉर्म में ही रखो अभी खाली। अभी खाली डिजाइन के फॉर्म में सोचो, क्योंकि अगर यूआई बनाते हो
तो आप सिर्फ एक पेज नहीं बना रहे होगे, आपको इमेजिन तो हर पेज करना पड़ेगा ना, कि अगर बंदे ने स्टोरी मोड पे क्लिक करा तो अब उसको क्या क्या दिख रहा है, अब उसको जो उसके सामने स्क्रीन खुल के आएगी उस स्क्रीन पे क्या क्या दिखेगा। तो जितनी बार स्क्रीन खुलती है ना आपके गेम में कुछ भी क्लिक करने पे, मतलब गेम खेलना भी शुरू नहीं किया वो याद रखना, वो सब तो एनिमेशन और वो सब अलग चीज हो गई, डायनामिक्स। अभी बात हो रही है कि अभी गेम खेलना शुरू नहीं किया, उससे पहले जितनी बार भी क्लिक करा और कुछ हुआ, तो वो जो कुछ एक्टिविटी हुई उसमें स्क्रीन कैसी दिख रही है, ये चीज। या जितने भी एरर मैसेज आ रहे हैं या फिर कोई भी डायलॉग बॉक्स निकल के आ रहा है, आपको मान लो सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स है, सपोज आप नॉर्मली जो देखते हो, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें आपका जब सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स निकल के आता है ना, तो वो बड़े ग्रे और ब्लैक कलर में आता है, मतलब वो डिफॉल्ट वाली फॉर्म में आ रहा होता है, और वो एकदम से बड़ा अजीब सा फील होता है कि ये क्या पुराने जमाने में पहुंच गए हम अचानक से। अभी भी आपको कुछ गेम ऐसे मिलेंगे, और तो कम है काफी। ठीक है, क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि कंसिस्टेंसी तो ये भी हो सकती है, जैसे कि आप बोल रहे थे कि विजुअली एक चीज जो मतलब कंसिस्टेंट चल रहे हो, जैसे कि आपकी नजर पहले प्ले बटन्स पे गई, फिर सेटिंग्स पे गई, फिर किसी और बटन्स पे गई, तो वो भी ये कैसे कंसिस्टेंसी कैसे हो रही है? ये तो फ्लो है ना, ये तो एक हिरार्की है, एक फ्लो है। आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो ये तो फ्लो में काउंट होगा ना, पानी बहता है, वाटर फ्लोज। तो आपकी जो आईज है वो उस तरीके से आपकी विजुअल्स में फ्लो कर रहा है, एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हो। अब अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो देखो, फेसबुक ने पूरा का पूरा लुक चेंज किया, उन्होंने जो चीज चेंज नहीं करी वो है अपना कलर। उन्होंने कलर्स में ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, तो अब भी देखने में पता चल रहा है कि हाँ ये तो फेसबुक ही है। कलर सेटिंग सारी वही चल रही है उनकी, कलर्स नहीं बदले उन्होंने। इवन उन्होंने जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली, मतलब एकदम उनका जैसा ऐप था उन्होंने ऐप के बेस पे कर दिया। तो ये भी एक कंसिस्टेंसी है कि अभी तक जो ऐप में आपको दिखता था, अब आपको वही चीज उनकी वेबसाइट पे दिख रही है जब आप नॉर्मली लैपटॉप में विजिट करोगे। तो सर एक सेंस में हम कंसिस्टेंसी को जैसे भी आपने बताया, तो उसको हम कह सकते हैं कि चेंजेस लाना, लेकिन इतने भी मेजर चेंज नहीं लेके आए कि वो पूरा ही चेंज हो जाए यूआई हमारा, हल्का सा हमारा। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है ना, जो यूआई मतलब जो आप अभी जो चेंजेस वाली बात कर रहे हो, चेंजेस एक अलग चीज है। वो सिचुएशन समझो, वो है कि जब आप कोई अपडेट लेकर आ रहे हो, ठीक है, या फिर होता है कि कंपनीज रीब्रांड करती है, रीब्रांडिंग होती है तो उसमें कंप्लीटली कुछ नया बन के आएगा सामने। अगर वो पुराना ही लोगो, पुरानी सब कुछ, पुरानी कलर थीम चलेगी तो रीब्रांडिंग किस बात की होगी? तो उसमें कुछ नया निकल के आएगा ही आएगा, ये ऑब्वियस है। लेकिन आप अभी ये समझो कि अभी जब आप बना रहे हो किसी चीज को, तो आप चेंजेस के बारे में तो सोचोगे ही ना। चेंजेस का तो आप तब सोचोगे जब आपको कोई मेजर अपडेट लेकर आना होगा। अभी जो आपका फोकस है वो एक ऐसी चीज पर है जो अभी बनी नहीं है, अभी तो फर्स्ट टाइम बन रही है ना। जब अपडेट होगा तो अपडेट के टाइम पे सोचा जाएगा, अभी क्यों सोचेंगे हम? ओके सर। अपडेट के टाइम पे आप देखोगे कि भाई जो कंसिस्टेंसी वाला जो फंडामेंटल होता है डिजाइन का, इसको मेंटेन करें या नहीं करें। क्योंकि अगर फंडामेंटल है तो मेंटेन तो करना पड़ेगा, अब वो किस तरीके से मेंटेन करोगे वो आपके ऊपर है। और अगर नहीं करते हो तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे, ये भी देखना पड़ेगा। इसलिए ओके कभी भी देखना गेम्स में या इन सब में कोई भी मेजर अपडेट आ जाए, कितना भी मेजर अपडेट आए, जो इसका लुक एंड फील होता है ना वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। वो बल्कि इस तरीके से होगा कि उसका एक्सपीरियंस बेटर होता जाता है। लाइक अगर आप में से कोई भी पबजी खेल रहा हो, जो एकदम स्टार्टिंग से पबजी खेल रहा हो, तो आपको खुद फील होता होगा कि उसका जो यूजर एक्सपीरियंस था ना, मतलब उसको जो खेलने का एक्सपीरियंस था वो बहुत इंप्रूव हो चुका है पहले के टाइम से। पहले के टाइम पे जो आप लोगों को लगता होगा ना यार ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होती, ऐसे होती, वो सारे चेंजेस उन्होंने कर दिए होंगे अब तक। अगर कोई एकदम फर्स्ट टाइम वाला यूजर हो तब से अब तक अगर खेल रहा हो तो बस ये कंसिस्टेंट है अभी भी एक चीज में पबजी, बग्स में। वो जिंदगी भर रहेंगे। बग्स के बिना भाई गेम नहीं है यार कोई।
यहाँ पे एक वो चीज हो जाता है कि देखो कोई चीज अगर पॉपुलर है ना तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो निकलती रहेंगी, बग्स हमेशा होंगे, उनके अपडेट्स भी हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि अगर अपडेट नहीं लाएंगे तो उन्हें भी पता है कि यूजर बोर हो जाएगा। अब यूजर वही बोर ऐसा हो जाएगा, लोग ये देखते हैं कि बोर हो रहे हैं उससे, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि भाई किसी चीज को लॉन्च करने से पहले उसमें टेस्टिंग चाहिए होती है बहुत ज्यादा, और वो टेस्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो टाइम पीरियड डेवलपर्स को मिल नहीं पाता प्रॉपर्ली, तो ऑब्वियसली बीटा वर्जन लॉन्च कर देते हैं, फिर उसके बाद एक स्टेबल वर्जन आता है, धीरे धीरे वो उसको स्टेबलाइज करते हैं, फिर बीटा वर्जन के बाद जो अपना वो अल्फा वर्जन निकाल देते हैं, और सॉरी स्टेबल वर्जन निकालते हैं, तो उसके उनके पीछे एक साथ अलग से चीज है। प्रेशर रहता है मेरे ख्याल से, क्योंकि हर 2 महीने में एक नया सीजन आना है, नई सीजन हाँ में उन्हें कुछ ना कुछ ऐड करना है, कुछ हाँ। सीजन के आउटफिट्स के अलावा भी उन्हें कुछ ना कुछ ऐड करना है, हम्म, पेलोड मोड या कुछ भी तुम्हें ऐड करके देना है। हाँ, यही मेन चीज है। अब और इतना पूरा काम, मतलब आप खुद सोच के देखो, इतना पूरा काम, वो पूरी रिसर्च, वो पूरा 3D के मॉडल्स बनना, वो सब कुछ उन्हें 2 महीने के अंदर करना है। अब ऑल्दो वो 2 महीने में नहीं हो रहा था, टू बी फ्रैंक, वो चीजें बहुत पहले से चल रही होती है, ठीक है। ये इंटरनल चीजें होती हैं, ये बहुत पहले से चल रही होती है, इसमें मतलब वर्किंग होती रहती है, हर होती है, इन लोगों के पास अलग अलग टीम्स होती हैं। कुछ टीम्स होती हैं जो सिर्फ सिक्योरिटी एंड पैचेस पे काम करती है। अब यहाँ पे ये भी एक रीजन होता है कि आप नोटिस करना, जितने भी ज्यादातर आपके ना, गेमिंग से थोड़ा हटके एग्जांपल दे रहा हूँ, ज्यादातर आपके जितने भी आपको ब्लॉगर्स और ये सब मिलेंगे ना, ये कभी भी अपनी वेबसाइट नहीं बताते। इसका मेन रीजन यही होता है कि पता नहीं कौन क्या सुन ले, उसके दिमाग में क्या आया और वो हैक करने बैठ जाए, क्योंकि एट द एंड हर चीज हैक हो सकती है, बस आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये डोमेन है इसका, चलो आज ये दुश्मनी निकाल ले सारी। तो वो जो यस। सिक्योरिटी पैचेस वाला सीन है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादातर वर्डप्रेस के ब्लॉगर्स आपको कभी ऐसा करते हुए नहीं मिलेंगे, कभी नहीं बताएंगे वो थीम कौन सी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज में ये डर बहुत ज्यादा है आज के टाइम में। अनलेस वो एक डेवलपर हो तो बात अलग है, जितने डेवलपर्स होते हैं या कह सकते हो कि न्यू कमर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, ये लोग बहुत जल्दी बता देते हैं। डेवलपर को वैसे भी कोई डर नहीं होता, डेवलपर तो आराम से इजीली खुद में झेल जाएगा, वो वर्डप्रेस यूज भी नहीं करता होगा। तो ये सीएमएस वीएमएस जो यूज करते हैं ये लोग आपको बहुत रेयरली ऐसी चीजें करते हुए मिलेंगे, सिक्योरिटी पैचेस का बहुत मसला रहता है इसमें। सेम गेम में होता है, जब कोई गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, आप सिंपली उसके हैक करके गूगल पे सर्च कर दो, आपको बहुत सारे नॉन वर्किंग हैक्स भी मिलेंगे गेम के, क्योंकि सिक्योरिटी पैच आ चुका होगा उसका, और उसने उस हैक को पैच अप कर दिया होगा। और जितने आपके ऐसे गेम होंगे ना जो अभी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, उनके केस में भी आपको हैक्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है तो उनका जो सिक्योरिटी अपडेट है वो भी आता नहीं है। तो आपको ऐसा छोटा मोटा गेम देखना और इजीली उसका हैक अप्लाई करना, आप अप्लाई हो जाएगा, जितने डायमंड चाहिए होंगे उतने डायमंड्स मिल जाएंगे उसमें आपको। बहुत करें सर। हम्म। लकी पैचर। नहीं, मैं चीट इंजन से करता था मिनी क्लिप की। वाह, कौन सा वाला गेम में? स्लाइम 1 एंड 2, मतलब उसमें सर होता था ना कि आपने गेम एंड कर दी तो पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड से आपका होता था। ओके। तो मैं टॉप 5 के अंदर भी आया हूँ पूरे वर्ल्ड में, मतलब मेरे एंड के पॉइंट 999999 ऐसे होते थे। टॉप 1 से टॉप 10 तक सबके ना 999 के सबने हैक किया, क्योंकि सबको पता है कैसे हैक होता है। हाँ, बहुत मतलब मैं पहले पागल था, मिनी क्लिप के ना वार्ड्स होते हैं गेम के अंदर कि आपके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे तो आपको वार्ड मिलेंगे, तो मैं उसके लिए बहुत हैक करे मैंने गेम। ओके। सर हैक तो और चीटिंग में क्या डिफरेंस है? हैक में ये होता है कि मतलब होते दोनों एक तरीके से सेम लेवल है, बस ये होता है कि चीट में ये होगा कि आपने एक पर्टिकुलर ट्रिक के लिए अप्लाई किया है, लाइक आपने अप्लाई करा है कि आपको 1000 डायमंड्स मिल जाएंगे, या फिर कोई पर्टिकुलर आपका टास्क था जो कंप्लीट हो जाए, आपने इसके लिए किया है इसे, तो उस चीट कोड में सिर्फ वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और हैक में अगर आपने देखा हो, किसी ने अगर यहाँ पे हाफ लाइफ खेला हो, तो हाफ लाइफ में एक हैक आता था, जिससे आप गेम खेलते टाइम पे ही ना उनके इंटरफेस में डिसाइड कर सकते थे कि आपको गॉड लेवल खेलना है, मतलब गॉड लाइक इनविंसिबल सूट कहते हैं उसे, तो आपको इनविंसिबल सूट मिलता था, हेल्थ कम होती थी लेकिन मरता नहीं था प्लेयर।
हेल्थ जैसे ही 5% होगी फिर फुल हो जाती थी। एस्लिक्स की बात कर रहे हो आप? नहीं, हाफ लाइफ था, गेम था जिसमें हाफ लाइफ। पहले ट्रेनिंग होती है। हाँ हाँ हाँ, वो अनरियल हाँ टूर्नामेंट का पहला हाँ, वर्जन था वो। समझ गया मैं, कि जिसमें ट्रेनिंग हाँ होती है, देन एलियन का अटैक हो जाता है अचानक से और आप हाँ तो ट्रेन हाँ से भागते हो। हाँ जी सर। हाँ, उसमें अलग अलग एलियंस आते रहते हैं, जानवर भी आते रहते हैं। यस सर, समझ गया। हाँ, तो उसमें एक हैक था। उस हैक से आपके पास क्या होता था, आपने वो गेम ही हैक कर लिया है। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। अब सिर्फ ये नहीं है कि एक ही चीज होगी। आप बताओ क्या चाहिए, गेम के स्टार्टिंग में मशीन गन चाहिए, मिल जाएगी। गेम के स्टार्टिंग में मिल जाएगी। जो सूट आपको एंड में मिलता है वो स्टार्टिंग में चाहिए, तो स्टार्टिंग में मिल जाएगा वो सूट, और खेलो गेम को फिर। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस आ जाता है। वो आपके चीट कोड, आपके हैक का ये छोटा सा पार्ट होता है, कि बस आप उतना सा पार्ट अप्लाई कर दो और वो काम हो जाए जो आपको करना है। सर लेकिन जो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम होते हैं इन पे तो आप ये पूरा अप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो तभी मैंने एग्जांपल भी पुराना ही लिया, मैंने कौन सा अभी का एग्जांपल लिया। लेकिन एमएमओ में भी मैंने बोला ना कि एमएमओ में डिपेंड करता है कि वो कंपनी खुद कितनी बड़ी है। अब जैसे पबजी है, वो हाँ एक बहुत बड़ी कंपनी है, देखते हो वो तुरंत एक्शन भी लेती है। जैसे रिपोर्ट होता है ना कि ये पर्सन हैक करके खेल रहा है, तो देखते हो ना वो सीधा अकाउंट बैन कर देती है और पूरा एक्शन लेती है, एंड हाँ हाँ सिक्योरिटी पैच अपने बढ़ा देती है। एकदम से आपके पास अपडेट आ जाएगा सिक्योरिटी पैच का 1 या 2 दिन के अंदर। यस सर। पर आजकल सर मैं देख रहा हूँ कि जैसे मेरे पबजी वाले जो फ्रेंड्स रहते हैं, वो पेड हैक खरीद लेते हैं 140 रुपए में 1 दिन के लिए, और उसमें आपकी आईडी भी बैन नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा आपको, आप कुछ भी कर सकते हो। आप 150 मीटर दूर से हेडशॉट मार दो, कुछ भी। और गाड़ी हवा में लेके चल रहे हैं। सही है। और सर उसमें वो हैक बता रहा था कि इसमें से कुछ पैसा पबजी को भी जाता है। अगर सही है। सर मैं हैक भी तो मैं होता हूँ, क्योंकि आपसे इस वाले में मैंने इतना नहीं करा रिसर्च। हैक क्या तो कह रहे थे? मोस्टली ऑफलाइन गेम्स के लिए होता है ना, क्योंकि वो उनके सर्वर से कनेक्ट नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ क्योंकि सर, अगर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर सर्वर गेम्स बेस्ड में भी होता है, ऑनलाइन सर। गेम्स में भी होता है। लेकिन वही मैं जो बोल रहा था ना कि भाई कंपनी कितनी बड़ी है। यस सर, अब क्योंकि आप ये अचानक मान लो, आपका जो गेम है, बस वो जो कंपनी है वो गुजारा ही कर पा रही है अपना। वो कहाँ से इन्वेस्ट करेगी अपनी सिक्योरिटी पे? अगर कुछ हो भी उनका तो तो हो गया। क्योंकि लेकिन सर सर जैसा भी है कि कंपनी में तो जो सर्वर है वो तो कंपनी के पास है ना। जितना भी सर हम्म, छोटी कंपनी हो तो ऐसा है तो नहीं है कि आप पूरा गेम ही आप कंट्रोल कर रहे हो। ऐसा तो ये हो सकता है कि आप ये ले लो वो ले लो, ये तो नहीं कि हाँ, आप तो गेम उसी ही की तो बात कंट्रोल। हो रही है। नहीं उसी नहीं, की उसी तो की बात तो है। बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि अचानक से अगर मेरे पे 100 कॉइन्स है और मैंने हैक से 10,000 कर दिए, तो अचानक से सर्वर में एक स्पाइक आ जाएगा ना, तो उनको पता ही चल जाएगा वो तो कि सर्वर है। और ऑफलाइन में कोई सर्वर नहीं है, तो मैं कितने भी कर लूँ उनको पता ही नहीं चलेगा। हाँ वही है। हम्म, लेकिन पॉइंट वो है पर कि वो जो स्पाइक आया वो उसमें एक्ट करेंगे या नहीं करेंगे ना, ये भी हाँ जी सर, वो उस तो पर कंपनी पे डिपेंड डिपेंड करेगा। करेगा। यस सर। अरे सब बिके हुए हैं। ये सही पॉइंट था। सर ऑनलाइन में भी जैसे भी ऑनलाइन बेस्ड गेम को जैसे कोई क्रैक या हैक करने की ट्राई करता है तो उसमें क्या होता है, वो जो स्क्रिप्ट होता है उस गेम का, जो हैक वाला पैचअप होता है या स्क्रिप्ट होता है जो भी होता है, तो उसको वो हम्म उसी टाइम अपलोड करता है। मतलब हम्म, जो आप ऑनलाइन हो, आप गेम के अंदर हो या गेम खेल भी नहीं रहे हो, मतलब ओपन करे हुए हो, तभी वो अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप उसके फाइल पे डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हो, जब आप यूज हाँ कर रहे वो हो तो तो कर ऑब्वियस है सकते यार, वो तो ऑब्वियस है। हो। हाँ वो तो अब कोई भी आप ऐसा हैक लोगे तो उसके साथ एक रीडमी फाइल आती है, आपको रीड करनी पड़ेगी ना। इंस्ट्रक्शंस तो वो देते ही हैं कि कैसे यूज करना है। ये सब हाँ तो कॉमन चीजें हैं। ओके, एक लास्ट फंडामेंटल जो आता है वो था, जो तुषार ने भी बोला था, वो होता है स्केलिंग का। स्केल, नॉर्मली स्केलिंग का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा या छोटा करना। ठीक है, यहाँ पे जो स्केल है ये भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, साइज से रिलेटेड है। ये आपको एक तरीके से साइज हियरार्की बताता है। जो चीज इंपॉर्टेंट होगी ऑफ कोर्स उसका साइज काफी बड़ा होगा, जैसे जैसे इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी साइज छोटा होता जाएगा। तो ये होता है आपका स्केल लास्ट में।
तो एक तरीके से ये 6 इस टाइप के ये 6 फंडामेंटल्स रहते हैं जिनका हम यूज कर रहे होते हैं। एकदम बेसिक है ये आपका डिजाइन फंडामेंटल्स का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जरूरी नहीं आप यूआई में, अगर इसी चीज को आप किसी दूसरे आर्टवर्क में भी अप्लाई करो, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है और फंडामेंटल्स का मेन जो वर्क होता है वो यही होता है कि आप उसको एक फील्ड से निकाल के दूसरे में भी अप्लाई करोगे तो भी वो वर्क करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो आपने लॉज ऑफ डिजाइन और वो सब पढ़ा था ना, वो सब अब भी एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं कि अब एप्लीकेबल नहीं होगा वो। फोटोग्राफी में देखा होगा गोल्डन रेशियो, वो सारा रूल ऑफ थर्ड, वो चीजें अब भी एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। लेकिन आपको यही देखना है कि सिचुएशनली क्या है, और मेनली एस्थेटिक्स बहुत मैटर करेंगे। अगर आप लोगों ने वो एक जो एक टाइम पे मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा रिसर्च करना वर्ल्ड बेस्ट फोटोग्राफीज और इन सब में, तो अगर देखा होगा तो उसमें आपको ऐसी फोटोग्राफीज मिली होंगी जो टोटली Rules फोटोग्राफी उसके करती अगेंस्ट थी। हाँ, और Yes, तब भी sir. वो प्राइज जीती हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो Yes, उसके sir. पीछे मेन रीजन यही है उनका एस्थेटिक सेंस, कि वो जिस सेंस में वो इमेजेस ली गई है वो, और उसका रीजन भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कभी अगर किसी फोटोग्राफर का रीड करोगे ब्लॉग इजीली पता चल जाएगा कि उसका रीजन क्या है। सर ये अवार्ड के लिए कहाँ मतलब फोटोज कहाँ अपलोड करते हैं ये लोग जो मतलब पार्ट लेते हैं? मुझे इसका आइडिया नहीं है, फोटोग्राफी का इतना नहीं है, बट इनका भी कुछ ना कुछ साइट का रहता होगा। मतलब जो लोग अवार्ड लॉन्च करते हैं ना उनका ही अपना रहता होगा साइट्स का। एक और है, जैसे आप नॉर्मल इमेजेस में, मतलब नॉर्मल जो आपके आर्टवर्क्स होते हैं उनके लिए आपके पास काफी सारी रेफरेंस साइट्स होती हैं, उसी तरीके से यूआई के उसमें अगर आपको कभी रेफरेंस साइट्स चाहिए हो तो वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये मेरे मतलब रेफरेंसेस में से एक है। मैं भी जब ऑनलाइन देखता हूँ तो उनके स्क्रीनशॉट्स या उनको डाउनलोड करके रख लेता हूँ। कुछ इसमें से होंगे ऐसे जिसका नाम आपने सुना हुआ होगा, और कुछ अलग है। ये सारे यूआई के केस में ये सबसे बेस्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं, जिसमें से कि नीचे जो अवार्ड्स वाला दिख रहा है ना, ये अवार्ड्स, ये बहुत क्लासिक है। मतलब अभी के टाइम में मेजर जितने भी आपको चेंजेस मिलेंगे ना वेबसाइट की यूआईज में, वो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो ये आपकी ऐसी साइट्स है जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है, जहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंस मिल जाएंगे। सर प्रिंटरेस्ट भी है क्या? हाँ, पिंटरेस्ट में भी यूआई के काम होते हैं। वही मैंने कहा कि कुछ तो कॉमन है जो आपने देखे होंगे, बिहेंस भी देखा हुआ होगा आपका, पिंटरेस्ट देखा हुआ होगा। अगर थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो तो आपने ड्रिबल अपने आप ढूंढ लिया होगा, ड्रिबल में भी आपको नॉर्मल आर्टवर्क मिलते हैं, बाकी सारे फिर यूआई। ठीक है सर 1 मिनट होल्ड करना, फोटो Yes, sir. हाँ सर। ओके, तो 1 मिनट अटेंडेंस लगा लूं। प्रिंस शर्मा आया है ना, उमंग आया है, तुषार यादव है, पुलकित आया था, नहीं आया था राठौर। No, sir. ठीक है, ओके चलो मिलते हैं। सर 1 मिनट सर वो कर भेज दो आपको या क्या? वो बनाए थे 4 के करीब इमेजेस, हाँ, व्हाट्सएप कर देना तो। टेढ़े मेढ़े वाले पोजेस में। कोई नहीं, ओपेसिटी कम करके भेज देना, ठीक है। इमेज की ओपेसिटी कम और लाइन ऊपर से हो। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो Bye, sir. भेज मिलते हैं। दो। बाय बाय। बाय।